हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ अबोट। सो आज के क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि आज के वीडियो का मोटिव क्या है। जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है कि आपको मैथ्स में सब कुछ आता होता है, पर बहुत सुनने में मिलता है कि एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन नहीं हो पाए। तो मेन फैक्टर वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे मेन फैक्टर होता है हमारा टाइमिंग का, कि आपकी स्पीड कैसी है, आपकी कैलकुलेशन कैसी है। तो इस वीडियो में थोड़ा मैं आपको वही दिखाने वाला हूँ कि कभी भी मैथ का आप पेपर अटेम्प्ट करें किसी भी एग्ज़ाम्स में, तो आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹12,000 फॉर अ 2 ईयर एट 8% पर एनम व्हेन द इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड एनुअली। ओके, सो ये आप पहले करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे जो 2 ईयर है ये 5/8 ईयर होगा। क्वेश्चन गलत टाइप हो गया है। ओके, और एक चीज़ यही बता देता हूँ, जैसे ये आज का जो क्वेश्चन है ये मैंने सब इंग्लिश में लिए हैं। अगले वीडियो से मैं इसे हिंदी में भी रखूँगा, बाइलिंगुअल होगा, तो डोंट वरी, हिंदी वाले भी परेशान मत हो। ओके, सो इसका सोल्यूशन ये होता है, जैसे आपको पहले बात तो यहाँ पर ये समझना होगा कि ये कंपाउंडिंग होती क्या है। कंपाउंडिंग क्या होती है? जैसे सिंपल इंटरेस्ट तो बहुत ही इजी वे में आपको ये समझ लीजिए कि जो भी आपका प्रिंसिपल होता है उस पे ही इंटरेस्ट लगता है। जैसे 100 रुपीज़ आपने कभी भी किसी बैंक में जमा किए, 5 इंटरेस्ट पे, 5 रेट के इंटरेस्ट पे आपने जमा किए, तो 1 साल बाद आपको 105 हो जाएगा, वो 2 साल बाद 110 हो जाएगा। ऐसे वो प्रिंसिपल पे ही इंटरेस्ट लगता है। लेकिन कंपाउंडिंग क्या होती है कि जो भी आपका अमाउंट होगा वो रेट के बाद जो भी फाइनल अमाउंट बनेगा उस पे ही अगले साल पे इंटरेस्ट लगेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे आपने 100 रुपये आप गए किसी भी बैंक में जमा करने, तो अगर आप 5 रेट और इंटरेस्ट मिल रहा है आपको उस बैंक से, तो 1 साल बाद ये 105 हो जाएगा। अब ऐसा ही होता, सिंपल इंटरेस्ट होता तो क्या होता कि अगले साल फिर इसी प्रिंसिपल वैल्यू पे 5% का इंटरेस्ट लगता और ये 110 हो जाता। लेकिन CI में ऐसा होता है कि ये 100 से 105 होगा और नेक्स्ट ईयर में ये जो हमारा ये वैल्यू होगी इस पे हमारा इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, ये तो हो गया कंपाउंडिंग। अब ये समझ लेते हैं कि जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि 8% पर एनम। अब देखिए, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जो चैप्टर है पूरा, अगर आपको रेट की वैल्यू समझ में आ गई, रेट से खेलना आ गया आपको, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली इस चैप्टर में। तो यहाँ पर समझ लेते हैं कि ये है क्या। जैसे 8% रेट पर एनम है, मतलब ये जो हमारा 12 मंथ का पीरियड होता है उसके लिए ये 8% हमारा इंटरेस्ट रेट है, CI कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब हाँ, सो पहले साल का इंटरेस्ट 8%, इन सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है 8%। और जैसे कि ये देखिए आप, 8% है 8 पार्ट में, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, अगर 5/8 पार्ट का हम इंटरेस्ट निकालेंगे तो 8 पार्ट का हो गया 8%, तो 5 पार्ट का कितना हो जाएगा 5%। तो ये थर्ड ईयर के लिए हमारा कितना हो गया 5%। अब इसका आपको निकालना है कि क्यूमुलेटिव पूरा परसेंटेज क्या है इंक्रीज़। तो पहले तो आप 2 साइकिल के लिए देखिए। 2 साइकिल के लिए क्या होता है, जैसे एक साइकिल A एंड B 2 साल का परसेंटेज है कंपाउंडिंग, तो फाइनल क्या होती है वैल्यू A प्लस बी प्लस AB अपॉन 100। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगी 8 प्लस 8 प्लस 8 इंटू 8 अपॉन 100। तो यहाँ से ये वैल्यू आपको दे देगा 16.64%। अब यहाँ पर आ गया 16.64% पहले 2 साल का। अब थर्ड साल के साथ इसको निकालेंगे तो टोटल आएगा 16.64% प्लस 5% प्लस 16.64 इंटू 5 अपॉन 100। इसको सॉल्व किया 21.64% आया, प्लस इसको सॉल्व किया तो ये 20 हो गया, 2 से कट किया 8.32, फिर पॉइंट लगाया तो 0.832% आ गया। अब इसको अब ऐड करने जब जाएंगे हम, तो 21.64 एंड 0.832, 2 7 8 6 14, तो 22.47% आ गया। अब आपको अप्रॉक्स ये वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहीं पर एग्ज़ाम में चेंजेस आएंगे कि आपको कितना टाइम लग रहा है। आप
अप्रॉक्सीमेटली इसकी वैल्यू 22.5 निकाली है, क्योंकि आंसर में काफ़ी डिफरेंसेस है, काफ़ी दूर दूर हैं, एकदम बहुत भी ऐसे नहीं है कि 2690 2695 2697 ऐसे नहीं है, आंसर में थोड़ा डिफरेंस है, तो आप इतना अप्रॉक्सीमेशन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अप्रॉक्सीमेशन कैसे करते हैं, कैसे किस क्वेश्चन में कितना कर सकते हैं, ये मैं जब पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ाऊँगा तो आपको एक्सप्लेन करूँगा। हाँ, सो आगे बढ़ते हैं। इसमें आपका परसेंटेज आया 22.5%। अब आपका प्रिंसिपल था 12,000 का, तो 12,000 पे 22.5% आपका इंटरेस्ट बन रहा है टोटल जाके। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? पहले तो आपको पता है कि इसका 1% क्या होगा, 120। अब देखिए आपको ऐसे निकालना है, 10% आप निकालिए इसका, तो आएगा 1200, और फिर 20% क्या हो गया, ये हो गया 20%। अब 1% 120 था, तो 2% कितना हो जाएगा, 240, तो इसमें 240 ऐड कर दीजिए, तो ये 22% हो गया। अब 5% इसमें और ऐड कर दीजिए, तो 60 और ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2700। अब देखिए ये आपने जब 22.5% निकाला है तो आंसर आ रहा है 2700, लेकिन देखिए ध्यान दीजिएगा कि आपका जो पर्टिकुलर परसेंटेज निकला था वो निकला था 22.472%। तो आंसर जो होगा इससे थोड़ा सा कम आएगा, थोड़ा सा कम। इसका आंसर कौन सा है, आंसर है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 96 इक्वल टू 8a प्लस बी माइनस 2c, ये गिवन है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखिए इसको करने के दो तरीके हैं। जनरल तरीका है कि आप इसको पूरा एक्सपेंड कर लीजिए, 8a प्लस 8b माइनस 16c, और फिर इसको आप इधर ले जाइए, फिर a माइनस समथिंग का स्क्वायर बनाइए प्लस b माइनस समथिंग का स्क्वायर बनाइए प्लस c माइनस समथिंग का कुछ भी का स्क्वायर बना दिए और इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू आपकी यहाँ पूरी कवर हो जाएगी, अब इसकी टेंशन मत लीजिएगा। तो आंसर जो आएगा आपका यहाँ से ये निकल आएगा, इसको जब 0 रखेंगे। ये एक तरीका है, ये बड़ा तरीका है, मैं आपको अभी आज नहीं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आपको मैं बताऊँगा कि ये जनरली लोग करते हैं ऐसे, पर आपको एग्ज़ाम में कैसे करना है ये क्वेश्चन। तो तभी देखिए ये स्टैंडर्ड है, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, हर साल ये रिपीट होता है। तो देखिए किसी ना किसी सेट में तो ये ज़रूर आता है ऐसा क्वेश्चन। तो इसको करने का तरीका क्या होता है एक्चुअली, जैसे कभी भी क्वेश्चन इस फॉर्म का है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस कोई भी कांस्टेंट वैल्यू दी हुई है, प्लस माइनस में वो डिपेंड करता है, किसी में भी हो सकती है, तो आप किसी में भी हो टेंशन मत लीजिएगा। फिर यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट वैल्यू इनटू ए प्लस माइनस कोई भी कांस्टेंट वैल्यू इनटू बी प्लस भी माइनस कोई भी कांस्टेंट वैल्यू इनटू सी। ठीक है, ऐसा कोई भी फॉर्म हो तो आप डायरेक्टली इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसमें आपकी ए की वैल्यू कैसे आएगी, जैसे आपने इसको एक्सपेंड किया, 8a प्लस 8b माइनस 16c आ गया। अब a की वैल्यू जो होगी, जो a का साथ वाला होगा उसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो a की वैल्यू क्या होगी, 4 साइन के साथ प्लस 4। ठीक है, b की वैल्यू क्या होगी, इसके साथ का जो कांस्टेंट है उसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, +4। और c को भी आप इसके कांस्टेंट से 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -8। अब आपको आंसर निकालना था ए बी माइनस बी सी प्लस सी ए, तो ए बी की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, +16, बी सी की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, -32, और सी ए की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, सॉरी ये हो जाएगी +32 और ये हो जाएगी -32। तो ये आपको कैंसिल करके आंसर √16 जिसकी वैल्यू होती है 4, तो इसका आंसर 4 हो गया। तो बहुत सारे ऐसे स्टैंडर्ड रिजल्ट भी होते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि आपको केवल कैलकुलेशन पे बेस्ड रहना है, कि केवल आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, आपको कोई भी फार्मूले नहीं याद होने चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं कि फार्मूले आपको सारे याद होने चाहिए। तो आपको क्या करना है कि कभी भी आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको दोनों चीज़ों के साथ चलना है। आपको फार्मूले भी नहीं छोड़ने हैं और आपको कोई भी तरीका, डायरेक्ट जो तरीके होते हैं, ट्रिक्स होते हैं, वो भी नहीं छोड़नी है, क्योंकि
किसी भी एग्ज़ाम में कुछ भी लग सकता है और 10-10 सेकंड का बहुत मैटर करता है किसी भी एग्ज़ाम में, तो आपको सब पता होना चाहिए। अब अगर इस एग्ज़ाम में आपको अगर ये पता है, तो अभी तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए इतना सॉल्यूशन बता दिया, लेकिन अगर आप जब भी एग्ज़ाम में अगर मैं ये क्वेश्चन देखूँगा, तो मैं सीधे यहाँ से लिखूँगा, लिखने की भी ज़रूरत नहीं है इसको, आप इसको समझ सकते हैं A4 है, B भी 4 है और C की वैल्यू -8 है। अब यहाँ से आप करेंगे तो आएगा 16 - 32 + 32, तो आंसर क्या आ गया 4। समझ रहे हैं? ऐसे आपको करना है, और ये भी आप मन में ही करेंगे। जब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये भी आपके मन में ही होने लगेगा, आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप इस मेथड से करने लग गए तो आपका 2 मिनट चला जाएगा, तो आपको मेंस में ऐसे बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिए, दिया कोई सर्कल है, उसकी रेडियस गिवन है 42 मीटर, एंड डिस्टेंस इसमें पूछा है कि डिस्टेंस उसने कितना कवर किया। 8 राउंड जब लगाया किसी ने इसके अराउंड, तो 8 इंटू सर्कमफ्रेंस 2πr, ये वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर मिलेगा। अब देखिए, ये तो है लॉन्ग तरीका कि इसने आपने 2 रखा, 22/7 रखा, 42 रखा, इसको कट किया 6 आया। अब इसको आपने 22 इंटू 16 इंटू 6 किया, फिर इसको सॉल्व किया, आपका आंसर जो भी आया। एक तो है ये तरीका। आपको एग्ज़ाम में ये कैसे करना है, देखिए, आपको यहाँ जैसे ही दिखा कि 8 इंटू 2πr, और r आपको दिख रहा है कि r जो है वो फैक्ट, यहाँ पे आपको पता है कि पाई की वैल्यू क्या आने वाली 22/7, और r की वैल्यू आपको दिख रहा है कि 7 का ही मल्टीपल है। कुछ भी हो उससे डिपेंड नहीं करता, ये वैल्यू 7 की मल्टीपल है, तो 7 और 7 यहाँ से कैंसिल होने वाला है। अब आपका जो आंसर आएगा, तो ऊपर वहाँ 22 एक फैक्टर है उसका, तो मतलब जो आपका आंसर आएगा वो 11 का मल्टीपल होने वाला है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली आंसर चेक करिए कि 11 का मल्टीपल कौन सा है। देखिए, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। 11 का मल्टीपल कैसे चेक करते हैं ये बता देता हूँ मैं आपको। 11 का मल्टीपल ऐसे चेक करते हैं, ऑड डिजिट का सम माइनस इवन डिजिट का सम। ये करेंगे तो या तो ये 11 है या तो ये 0 है, तो ये 11 का मल्टीपल होगा वरना नहीं होगा। तो यहाँ पर जैसे आपने 2 और 3 ऑड की टर्म जोड़ी, -5 किया, तो ये ना ही 11 आ रहा है ना ही 0 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ऐसे ये भी नहीं होगा, ऐसे ये भी नहीं होगा, केवल यही एक ऐसी वैल्यू है, देखिए 3 - 3 0 आ गया, तो यही एक वैल्यू है जो 11 का मल्टीपल है, जो आपको डायरेक्टली आंसर दे देगी। आपको एग्ज़ाम में ऐसे करना है, ना कि पूरा मेथड ये लगा के। ये भी कोई लॉन्ग मेथड नहीं है, पर आप नहीं लगाइए तो बेटर रहेगा। और इसका देखिए एक और मेथड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आप मेंसुरेशन पढ़ेंगे बहुत आपके काम आने वाला है, तो मैं आपको यहीं से बता देता हूँ। देखिए, आपको एक स्टैंडर्ड सर्किल हमेशा हमेशा याद रखना है कि अगर कभी भी सर्किल की रेडियस 7 है, तो रेडियस अगर 7 है तो उसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा 44, और उसका एरिया क्या होगा 154। जो सर्कल 7 मीटर है रेडियस उसकी, तो सर्कमफ्रेंस 44 मीटर होगा और एरिया 154 मीटर स्क्वायर होगा। अब देखिए, ये चीज़ आपके बहुत काम आने वाली है। ठीक है, अगर जैसे यहाँ भी सारे 11 के मल्टीपल होते हैं, तो आपको दूसरा तरीका क्या करना था, दूसरा तरीका आपको ये करना था फिर कि आपको देखिए, अब यहाँ क्या है, ये आपको अगर स्टैंडर्ड रिज़ल्ट अगर याद है, तो आपको जैसे कोई भी सर्कल दिया, अब यहाँ पर जैसे 42 दिया है इसका रेडियस, तो आपका रेडियस कितने टाइम हो गया 6 टाइम हो गया। ठीक है, अब रेडियस क्या होता है, रेडियस देखिए सिंगल वेरिएबल नंबर है, मतलब सिंगल वेरिएबल है, इसकी यूनिट क्या है मीटर। ऐसे ही सर्कमफ्रेंस भी सिंगल वेरिएबल है, इसकी भी यूनिट क्या है मीटर। पर एरिया क्या है, ये डबल वेरिएबल है, इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर है। तो जैसे कभी भी सर्कल का रेडियस 6 टाइम हुआ, तो इसका सर्कमफ्रेंस भी 6 टाइम हो जाएगा, और इसका एरिया जो है वो 6 के स्क्वायर मतलब 36 टाइम हो जाएगा ओरिजिनल वैल्यू के। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 8 इंटू सर्कमफ्रेंस डायरेक्टली निकल आएगा, सर्कमफ्रेंस आपका क्या हो जाएगा 44 इंटू 6। ठीक है, बाकी इस कॉन्सेप्ट में आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन दूंगा।
जब भी मैं सर्कल आपको पढ़ाऊँगा तो आपको समझ में आएगा कि इसका कितना ज़्यादा यूज़ है और कितने सारे क्वेश्चन आप ओरली कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, इस मेथड को यूज़ करके। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि द रेडियस ऑफ राइट सिलेंडर इस तो रेडियस इसमें गिवन है कि 20% का डिक्रीमेंट कर रहे हैं हम। कोई भी सिलेंडर है उसमें रेडियस हम अगर 20% डिक्रीज़ करें और हाइट को क्या करें 40% इंक्रीज़ कर दें तो वॉल्यूम में क्या फ़र्क पड़ने वाला है। अब देखिए वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम सर्कल की होती है पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ ये रेडियस है ये हाइट है आपकी। तो अब ये कांस्टेंट परसेंटेज में वैल्यू रेडियस चेंज हो रही है, परसेंटेज में हाइट चेंज हो रहा है, तो वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है कितना चेंजेस होगा। तो ये इसमें यहाँ कांस्टेंट का कोई फैक्टर चेंज नहीं करने वाला कुछ, तो इसको आप हटा दीजिए। तो ये हो गया आर स्क्वायर एच। अब देखिए आर की वैल्यू 20% क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, तो रेडियस क्या हुई 5। 20% क्या होता है पहले तो फैक्ट आपको ये याद होने चाहिए सारे कि 20% परसेंटेज का फैक्टर कन्वर्जन सारे याद होने चाहिए कि 20% फैक्टर में कितना लिखते हैं, और जैसे 33.13% है इसको कितना लिखेंगे फैक्टर में, ऐसे सारे आपको याद होने चाहिए। ये परसेंटेज में आपको बताऊंगा मैं। तो अब 20% क्या होता है 5, तो ये 5 अगर ओरिजिनल वैल्यू थी रेडियस की तो बाद में क्या हो गई 4। अब रेडियस की टर्म 2 बार आती है वॉल्यूम में, तो फिर से 5 की वैल्यू 4 हो गई, और हाइट क्या है आपकी 40% इंक्रीज़ हुई है, तो 10 की वैल्यू क्या हो गई 14। अब देखिए आपका वॉल्यूम इनिशियल क्या था, ये रेडियस है ये रेडियस ये हाइट, तो वॉल्यूम इनिशियल आपका क्या था 250। अब जो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो, और ये आपका 16 इंटू 14, तो ये हो गया 160 और 64, तो हो गया ये 4 224, ये आपका ये वैल्यू आ गई। तो अब देखिए यहाँ से आप परसेंटेज जब डिक्रीज़ निकालेंगे तो आपका आएगा 26/250। इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा कि 10.4% ये आपका डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है। अब देखिए ये तो था लॉन्ग मेथड, लेकिन इस क्वेश्चन को आपको एग्ज़ाम में कैसे करना है। एग्ज़ाम में आप इतना बड़ा मेथड नहीं कर सकते इस क्वेश्चन के लिए। एग्ज़ाम में आपको ऐसे करना है कि देखिए रेडियस यहाँ कोई, पहली बात तो आपको हमेशा ये पता होना चाहिए कि कोई भी जैसे दो क्वांटिटी है उसको हमने 20% इंक्रीज़ किया फिर 20% डिक्रीज़ कर दिया, या इसका उल्टा भी 20% डिक्रीज़ किया फिर 20% इंक्रीज़ कर दिया, तो जो हमारा नेट चेंज आता है वो हमेशा निगेटिव होता है, मतलब हमेशा जो हमारी वैल्यू होगी वो घटेगी। ठीक है, जैसे हमारे पास 100 था, हमने उसको 20% बढ़ाया तो 120 हो गया, फिर उसको 20% घटाया तो -24 हो जाएगा इसमें, तो हो जाएगा हमारा 96 वैल्यू। तो नेट हमारा क्या हुआ 4% का डिक्रीज़ हुआ। अब इसका उल्टा केस भी अगर हम लेते 100 को हम 20% डिक्रीज़ करते तो 80 हो जाता, फिर 20% इसको इंक्रीज़ करते तो 96 हो जाता, तो तब भी 4% का डिक्रीज़ हुआ। तो कभी भी इक्वल वैल्यू हो तो इसका जो नेट होता है वो डिक्रीज़ होता है हमेशा। तो ये अगर आपको पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली कर सकते हैं बिना पेन उठाए। कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर गिवन है कि 20% का डिक्रीज़ हुआ रेडियस में, तो 20% का 2 बार डिक्रीज़ होगा। ठीक है, तो -40 माइनस +20 इंटू 20/100, ये भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो मैं आप मुझे पता नहीं है अभी आप लोगों को कितना आता है इसलिए मैं बता रहा हूँ। वैसे आप इसको जब भी देखेंगे कि रेडियस 20 का 2 बार घट रहा है और हाइट 1 बार बढ़ रहा है, तो नेट हमेशा इसमें क्या होने वाला है डिक्रीज़ होने वाला है। तो नेट जब हमेशा डिक्रीज़ होने वाला है तो ऑप्शन आप देखिए यहाँ पर इंक्रीज़ दिया हुआ है तो ये नहीं हो सकता, नो इंक्रीज़ नो डिक्रीज़ भी नहीं हो सकता और 10% इंक्रीज़ भी नहीं हो सकता। तो आपका नेट हमेशा क्या होगा वैल्यू डिक्रीज़ होगा, तो आंसर आपका यहाँ से डायरेक्टली आ गया। ठीक है, आपको ऐसे करना है ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। देखिए
हाँ, तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 5, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका हाइट जो है वो 18 है, 18 सेंटीमीटर। अब हमें इसका एरिया निकालना है। तो किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2a। इसकी वैल्यू 18 है, इसको हम लिख सकते हैं 6 इंटू √3 इंटू √3। ये कैंसिल हो जाएगा, आपकी एक वैल्यू आ जाएगी 12√3। ठीक है। अब एरिया क्या होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, √3/4a²। तो 144 इंटू 3, इसको आपने कट किया तो 36 आएगा। तो ए की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 108√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो था आपका स्टैंडर्ड मेथड। अब आपको एग्ज़ाम में इसे कैसे करना है ये देख लीजिए। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी सर्किल है, उसका एक स्टैंडर्ड 7 वाला बताया मैंने कि 7 रेडियस है, तो वो स्टैंडर्ड सर्कल होता है। ऐसे ही एक इक्विलैटरल ट्रायंगल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल। आपको ये याद रखना है कि कोई भी जैसे स्टैंडर्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड 2 है, ठीक है, तो उसका हाइट भी उसका हाइट √3 होगा और उसका एरिया भी जो होगा √3। साइड अगर 2 मीटर है तो हाइट √3 मीटर और एरिया √3 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब आपका यहाँ पे देखिए, ये स्टैंडर्ड आपको अगर याद है तो आप ये कैसे कर सकते हैं, ये देखिए आप कि जैसे आपको गिवन है कि यहाँ पर हाइट 18 है, आपको जो याद है स्टैंडर्ड ट्रायंगल की उसकी हाइट है √3, लेकिन इसमें गिवन कितने की है, 18 की। कितने टाइम्स है, 6√3 टाइम्स ये हाइट गिवन है। तो आपको एरिया निकालना है। अब आपको जो एरिया पता है स्टैंडर्ड ट्रायंगल का, उसका एरिया क्या होता है, √3। अब इसका जो आपको निकालना है उसका एरिया क्या होगा। अब देखिए मैंने बताया था हाइट और रेडियस ये सब क्या है, ये एक सिंगल वेरिएबल नंबर होते हैं, जैसे मीटर में इनकी यूनिट है। एरिया क्या होती है, डुअल वेरिएबल होता है। तो जैसे ये 6√3 टाइम बढ़ा है हाइट, या साइड भी अगर कुछ टाइम बढ़ता तो एरिया उसका स्क्वायर के टाइम बढ़ता है। तो यहाँ 36 इंटू 3 टाइम्स एरिया हमारा बढ़ जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्टली आ जाएगा 108√3। देखिए कितना सिंपल है। अगर आपको ये स्टैंडर्ड ट्रायंगल याद होता तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता। आप सीधे देखते हैं कि √3 टाइम हमारा हाइट है, 18 हो गया, तो ये 6√3 टाइम हो गया। फिर अगर एरिया हमको निकालना है तो स्टैंडर्ड का √3 होता है, तो ये 36 इंटू 3 टाइम्स हो जाएगा। तो ये 108√3 टाइम्स ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन मैंने इसलिए उठाया कि ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ये हर क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन होता है ऐसा कभी नहीं होता कि ये किसी साल ना आया हो। हर दूसरे तीसरे सेट में ये फॉर्मूले जो होते हैं ये रिपीट होते हैं। तो अभी बहुत सारे पेपर आ रहे हैं, तो उसके लिए मैं बता देता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे x+y+z की वैल्यू गिवन है 3 और x² + y² + z² 101 गिवन है। आपको निकालना है ये। तो देखिए अब इसको निकालने का तरीका, इसके डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं x³ + y³ + z³ +-3xyz। इसकी अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो ये होती है x + y + z, x² + y² + z² -xy -yz -zx। ये आपकी वैल्यू होती है। अब इसको आपको निकालना है। ठीक है, तो ये x + y + z गिवन है 3। ठीक है, ये वैल्यू आपको गिवन है 101 और ये आपको नहीं पता है, ये आपको निकालना है। तो इसको आपने मान लिया a। ठीक है, अब a की वैल्यू कैसे निकालेंगे। a की वैल्यू निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता है कि x + y + z का होल स्क्वायर क्या होता है, x² + y² + z² +2 xy + yz + zx। तो वो हमने a माना हुआ है तो a लिख लेते हैं। अब यहाँ से इसकी वैल्यू 3 है तो ये 9 हो गया, ये 101 हो गया और ये हो गया 2a। अब a की वैल्यू हम अगर इसको सॉल्व करेंगे, ये इधर जाएगा 92 बनेगा, 46 हो जाएगा, तो -46 इसका आंसर आ जाएगा a की वैल्यू। अब इसको यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा ये 147 इंटू 3। अब इसका हमें रूट निकालना है।
तो ये देखिए अब 7 का मल्टीपल है ये, तो ये 21 इंटू 3 लिख सकते, 7 का अगर करेंगे तो हाँ 7 इंटू 21 इंटू 3, तो आंसर आपका क्या आ गया, एक 21 आपका आंसर आ गया। देखिए अब ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं तो ये मैं क्वेश्चन आपको इस स्लाइड में क्यों लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन आपको अगर इतना आता है, आपको अगर पता है कि ये क्वेश्चन हर साल रिपीट हो रहा है, तो ये जो क्वेश्चन आपको इतना प्रैक्टिस करना है कि आपको कैलकुलेशन इसकी ऐसे प्रैक्टिस कर लेनी है कि जो भी ये फॉर्मूला हो, जो आपको जो गिवन है आपको उसके अकॉर्डिंग उसका फॉर्मूला दिखे। अब आपको यहाँ से इसको ए ना लिखना पड़े और इसको ए यहाँ से सॉल्व करके ना निकालना पड़े, आप इसको डायरेक्ट इस फॉर्म में देखें किसी भी तरह करके। जैसे इसको आप इसको इस फॉर्म में चेंज करके देखें कि ये ऐसे हो जाएगा, ये हमें पता है, और ये अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी होगी तो ये इधर चला जाएगा, तो ये टर्म 2 बार हो जाएगी। तो इसको आप ए की वैल्यू निकाल के डायरेक्ट यहाँ रखें, ठीक है, ऐसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक कोन है, उसकी हाइट है 24, ठीक है, हाइट 24 है, और उसका एरिया क्या दिया हुआ है, बेस एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है। देखिए कर्व सरफेस, फिर वो कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है कि कर्व सरफेस क्या होता है, टू सिलेंडर का कर्व सरफेस होता है पाई आर एल, ठीक है। अब देखिए आपको पता है कि यहाँ 22/7 आने वाला है, तो एक फैक्ट अगर आपको कोई भी आंसर फैक्टर में नहीं मिल रहा है या डेसिमल में नहीं मिल रहा, मतलब ये जो 7 जो होगा वो कहीं ना कहीं जाके कैंसिल हो गया होगा, तो आंसर आपका जो भी आएगा वो हमेशा 11 का मल्टीपल आने वाला है। अब 11 का मल्टीपल हम चेक कर लेते हैं। देखिए ये 11 का मल्टीपल है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है, ठीक है, और ये भी हमारा 11 का मल्टीपल है, तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है। ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये हमारा 11 के मल्टीपल नहीं है। अब देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन कितना आसान हो गया, जैसे आपके पास टाइम नहीं था, ये एंड में आप ये क्वेश्चन कर रहे थे, तो आपको तुक्का भी अगर मारना हुआ तो आप इस पे दोनों पे किसी पे एक पे गेस कर सकते हैं, आपका 50% चांसेस है ये सही होने का, क्योंकि आपको डायरेक्टली बिना कुछ भी पेन उठाए ये आपको दिख रहा है कि ये आंसर तो पॉसिबल ही नहीं है और ये आंसर भी पॉसिबल नहीं। अब ये आंसर भी कैसे आएंगे ये आपको देखना। अगर केवल एक 11 का मल्टीपल होता तो आप डायरेक्टली इसको लगा सकते थे कि ये हमारा आंसर है, लेकिन यहाँ पर 2 है तो आप फंस गए। अब इसको आपको आगे जाके सॉल्व करना ही पड़ेगा। अब देखिए सॉल्व करने का तरीका, देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना एक स्टैंडर्ड सर्किल होता है जिसकी रेडियस अगर 7 है तो सरकमफ्रेंस 44 होती है, और बेस एरिया क्या होता है 154। अब देखिए ये कोई भी कोन का बेस क्या होता है, एक सर्कल ही होता है ना। अब इसका एरिया देखिए यहाँ पर 154 गिवन है, तो अगर 154 एरिया है तो अब इसको सॉल्व करके आपको पूरा पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154 रख के आर यहाँ पाई की वैल्यू रखिए, फिर आर निकालने की ज़रूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट पता है ये स्टैंडर्ड सर्कल होता है, अगर इसका एरिया 154 है तो रेडियस इसका क्या होगा, इसका रेडियस 7 हो जाएगा। तो आपको डायरेक्टली यहाँ से पता चल गया 7, और आपको ट्रिपलेट भी पता होते हैं कि 7 24 है, तो थर्ड नंबर जो हमारा होता है वो 25 होता है। ये हमारे इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स होते हैं, ये मैं ट्रिग्नोमेट्री में आपको बताऊँगा कि ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं और कैसे उसको याद रखा जाए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स होते हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं। कुछ 7-8 ट्रिपलेट्स हैं, उसी का ही यूज़ होता है, उसके अलावा आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं आपको बताऊँगा कौन कौन से हैं। तो देखिए ये आपकी 25 यहाँ से आ गई, ठीक है। अब इसको आपको पाइथागोरस लगा के ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट ट्रिपलेट से पता चल गया कि ये 25 है। तो इसका अब पूछा क्या गया कर्व सरफेस, तो 22/7 इंटू आर की वैल्यू आपने रख दी 7 इंटू एल की वैल्यू 25, ये गया आपको 25 इंटू क्या होता है 550। तो ये आपका ये आंसर हो गया, ये नहीं हुआ, ठीक है। इसको आपको ऐसे करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आके आते हैं। देखिए ये एलिगेशन का क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं आपको कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं बता रहा हूँ, तो परेशान मत होइए। अगर आपको बेसिक से पढ़ना है या फिर आपको नहीं पता है कि एलिगेशन क्या होता है, ये आप जो फॉर्मूलेस क्या होते हैं इसके किसी भी चीज़ के, तो ये मैं आपको जब पर्टिकुलर चैप्टर स्टार्ट करूँगा उसकी सीरीज़ तो आपको डिटेल में समझाऊँगा। पर यहाँ मैं आपको एक ओवरऑल व्यू दे रहा हूँ कि कैसे आपको
समझना है कैसे आपकी अप्रोच होनी चाहिए एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये एलिगेशन का क्वेश्चन है कि अगर कोई भी 2 तरह की टी है, ठीक है, और एक का रेट है 300 रुपीज़ पर केजी और दूसरे का रेट है 200 रुपीज़ पर केजी, ठीक है। अब इसको आपको कैसे करना है? हाँ, ये आपका कॉस्ट प्राइस था। अब इसको ऐसे मिक्स किया है इन लोगों ने कि इसका जो मिक्सचर का प्राइस आ रहा है 225, अब इसको किस रेशियो में मिक्स करें? तो ये बहुत सिंपल है। देखिए, पहली क्वांटिटी की वैल्यू रखी, दूसरी क्वांटिटी की वैल्यू रखी, जो मिक्स्ड की वैल्यू है बीच में रखी। अब इसको इससे घटा दिया, इसको इससे घटाया 75 आया, ठीक है, इसको इससे घटाया 25 आया, ये काट दिया 1:3 आ गया। अब ये कैसे वर्क करता है, ये क्यों होता है, ये सब मैं पूरा डिटेल में आपको एलिगेशन में बताऊंगा। अब बस इतना समझ लीजिए यहाँ पे कि यहाँ पर जैसे कोई भी वैल्यू रखी है, आपने कॉस्ट रखी है, यहाँ भी कॉस्ट रखी है, तो यहाँ भी कॉस्ट ही प्राइस आएगी। यहाँ पर सेलिंग प्राइस रखी है, यहाँ सेलिंग प्राइस, तो यहाँ भी सेलिंग प्राइस ही आएगा। और जो यहाँ पर बीच की वैल्यू होती है वो इन दोनों के बीच की वैल्यू होगी। ये ऐसा नहीं होगा कि इनके बाहर की वैल्यू हो, इन दोनों के बीच की रेंज की ही वैल्यू होगी, ठीक है। इतना आप समझ लीजिए, बाकी मैं आपको डिटेल में बाद में बताता हूँ। अब देखिए, ये तो ऐसे निकाल लिया, पर आपको अगर एलिगेशन नहीं बताता तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। वेटेड एवरेज एक चीज़ होती है, वेटेड एवरेज, अगर इसका भी आपको नॉलेज है तो आप निकाल सकते हैं। देखिए, जैसे कोई भी चीज़ 300 की थी और 200 की थी, बीच की वैल्यू इसकी क्या हो गई, मिडिल वैल्यू हमेशा निकाल लीजिए इसकी आप, तो मिडिल वैल्यू इसकी हो गई 250। अब आपको गिवन है कि मिक्सचर की जो वैल्यू है वो 225 है। अब 225 है तो आपको पता है कि इसका वेट ज़्यादा होगा, तभी अगर दोनों का वेट अगर हमने बराबर रखा होता रेशियो में, कि इसको भी 2 केजी रखा होता, इसको भी 2 केजी रखा होता, तो मिडिल वैल्यू क्या आती, 250 आती, कि मिक्सचर की वैल्यू 250 हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर मिक्सचर की वैल्यू 225 है, मतलब ये इस क्वांटिटी के पास इस क्वांटिटी को ज़्यादा रखा गया है, इसीलिए इसकी वैल्यू ज़्यादा है। अब देखिए, तो 1, अब इसकी वैल्यू हमेशा कम होने वाली रेशियो में, इसकी वैल्यू ज़्यादा होने वाली है, तो ये आंसर आप यहाँ से ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं कि 3:1 और 4:1 नहीं होगा, ठीक है। 2 आंसर ही हो सकते हैं आपके, या तो 1:3 होगा या तो 1:4 होगा, ठीक है। अब 1:3 और 1:4 में कैसे होगा, अब ये देखिए, यहाँ से कितनी दूर है 25, यहाँ से कितनी दूर है 75, तो रेशियो भी उसका उल्टा डिवाइड होगा, ये 1 और ये 3, ठीक है। इसको अगर काटेंगे तो 3:1 आएगा, तो इसको बैलेंस आउट करने के लिए इसका रेशियो उल्टा इधर ये आएगा 1:3, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया दूसरी तरीके से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि इन द गिवन फिगर द सर्कल हैज़ अ 3 टेंजेंट, इफ एंगल QPR इक्वल टू 45 डिग्री, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ QR। ओके, ठीक है। तो देखिए, जैसे ये आपका सर्कल गिवन है, ठीक है, ये आपका सेंटर हो गया, ये आपकी टेंजेंट हो गई, ठीक है, और ये आपकी थर्ड टेंजेंट हो गई। जिसको मिलाते हैं तो आपको ये पूछा है कि एंगल QOR की वैल्यू क्या है, जो कि ये एंगल है। आपको ये एंगल गिवन है कि ये इसकी वैल्यू क्या है 45, ठीक है। अब देखिए, अब ये सर्कल की प्रॉपर्टी होती है, कभी भी कोई भी टेंजेंट है उसको आप सर्कल के रेडियस से मिलाएंगे, रेडियस, तो जो ये एंगल बनता है ये 90 होता है, ठीक है। ये एंगल हो गया 90, ये एंगल 90 हो गया, हमने इसको मिलाया। अब आपको पता है कि किसी भी कॉमन पॉइंट से अगर किसी सर्कल पे टेंजेंट मारी गई तो उसकी लेंथ इक्वल होती है। देखिए, ये सर्कल के लिए ये पॉइंट से कॉमन टेंजेंट ये है और ये है, तो इसकी लेंथ बराबर होगी, इसकी लेंथ बराबर होगी, और ये तो कॉमन साइड है ही, तो ये तो बराबर होने वाली है। तो देखिए, अब ये मैं आपको डिटेल में ज्योमेट्री में समझाऊंगा कि कौन सी प्रॉपर्टी क्या लगी है, पर आप अभी ये समझ लीजिए कि सिमिलैरिटी लग के ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, और ये दोनों आपस में सिमिलर होंगे, ये दोनों आपस में। तो अगर ये एंगल अल्फ़ा है तो ये एंगल भी अल्फ़ा होगा, और ये एंगल बीटा है तो ये एंगल भी बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, क्लियरली दिखा देता हूँ एक बार आपको। तो देखिए, अगर पूरे का एंगल आपको यहाँ पर गिवन है कि ये पूरे का एंगल आपको पता है, तो इसका आपने ये बनाया,
अगर ये आपको पूरा एंगल पता चल गया तो ये जो एंगल होगा ये आपको अगर निकालना हुआ तो ये इसका पूरे एंगल का हाफ हो जाएगा। ठीक है, उल्टा भी आपको पूछा जा सकता है कि इसका एंगल दिया जाए, इसका पूछा जाए। ठीक है, तो इसको निकालने का आपका तो तरीका पता चल गया। अब देखिए ये एंगल 45 था, तो ये पूरा एंगल क्या होगा, जो ये एंगल था ये पूरा एंगल क्या होगा, पूरा एंगल होगा 180 माइनस 45, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल है तो ये 90 हो गया, 90 हो गया, बाकी दोनों अपोजिट साइड का सम 180, तो ये इसकी वैल्यू आ गई पूरे वाले की हमारी 40 इधर गया तो 135 इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब क्यू आर की वैल्यू क्या होगी, ये इसकी हाफ हो जाएगी, तो इसकी हाफ वैल्यू हो जाएगी 67.5। ठीक है, तो आंसर ये हो गया ये आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा tan थीटा माइनस कॉट थीटा अगर गिवन है 0, ठीक है, और आपको ये वैल्यू निकालनी है, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया, कॉट थीटा। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से आपको पता चल गई कि 45 है। ठीक है, अब tan थीटा प्लस 15 और tan थीटा माइनस 15 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 45 रख दीजिए, ऊपर tan 60 हो जाएगा, नीचे tan 30 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर 3 हो जाएगा। इसके लिए √3 होती है, इसकी 1/√3 होती है, जो ऊपर जाके 3 बना देगा। ठीक है, तो इसका आंसर 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, एरिया ऑफ अ फील्ड इन अ शेप ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज 2400 √3 मीटर स्क्वायर। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड एट 16.80 मीटर इज। ओके, सो देखिए ये आपका हेक्सागन गिवन है, तो आपको कभी भी हेक्सागन को बहुत बड़ा फिगर नहीं समझना है। आप हेक्सागन को हमेशा 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल के रूप में देखिए। ठीक है, हेक्सागन क्या है, बस 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये इसमें सबकी साइड क्या होती है, ये सारी साइडें बराबर होती हैं। ये क्या है, और ये सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, या तो आप बड़ा मेथड लगाइए, फॉर्मूला लगाइए, लेकिन ऐसे आपको नहीं करना है। मैंने आपको एक स्टैंडर्ड देखिए बताया था कि एक स्टैंडर्ड, अगर आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल पता है, इसकी साइड 2 है, तो इसका एरिया क्या होता था, √3। अब देखिए यहाँ पर 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो अगर अगर मैंने मान लिया कि एक की साइड 2 थी, तो एक का एरिया क्या हो गया, √3, इसका भी एरिया क्या हो गया, √3, सारे का √3 हो जाएगा, तो टोटल का एरिया क्या हो गया स्टैंडर्ड का। ये जैसे स्टैंडर्ड हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल था, वैसे अगर स्टैंडर्ड हम ये माने कि इसकी साइड 2 है, तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया क्या हो गया टोटल, 6 √3। अब लेकिन आपको गिवन क्या है, एरिया 2400 √3। तो देखिए आप यहाँ पे कितने टाइम हो गया, ये 400 टाइम हो गया, एरिया आपका क्या हो गया, 400 टाइम। तो आपको अब देखिए यहाँ से आपकी साइड निकल आएगी कि साइड आपकी इसमें इस केस में क्या होती थी, 2। ठीक है, तो साइड आपकी कितनी टाइम्स हो जाएगी, 20 टाइम्स। तो साइड आपकी क्या हो गई, साइड आपकी हो गई 40। ठीक है, और 40 और 6, क्योंकि 6 साइड है और फेंसिंग करनी है उसमें, तो 40 इंटू 6 ये हो गया, इंटू 16.80। अब देखिए ये होगा आपका सोल्यूशन। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, कि लोग क्या करते हैं प्रिपरेशन के टाइम, कि यहाँ पर आके ये चीज़ें छोड़ देते हैं कि हाँ अब इसको तो सॉल्व कर ही लेंगे, इसको करने की क्या ज़रूरत है, इसको छोड़ देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ये इसको सॉल्व करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी कैलकुलेशन तेज है कि नहीं है। तो आपको हमेशा उसको प्रैक्टिस करते रहना है। अब ये नहीं कि हम सीधे एग्ज़ाम में तो कर ही लेंगे इसको, एग्ज़ाम में आप तभी कर पाएंगे जब अभी आप इसकी प्रैक्टिस रखेंगे। तो देखिए जैसे ये हो गया 240, इसको आपको करना है, छोड़ना नहीं है। ये हो गया 16.8। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 24 इंटू 168 आ गया। अब देखिए आप इसको किस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पर तो बहुत सिंपल है। देखिए आपकी जैसे जितने भी ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, सबकी यूनिट डिजिट क्या है, डिफरेंट है। तो आप एन डिजिट भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 2 आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा ये आंसर है हमारा। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे ऐसा ना होता, यहाँ पर
कोई सबकी यूनिट डिजिट सेम होती, तो आप कैसे करते हैं? तो आप क्या करते हैं कि आप इसकी लास्ट 2 डिजिट निकालते हैं। वो कैसे? 168 इंटू 24 आप करते हैं तो ये आता 32, 3 इधर कैरी जाता, इसको मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया प्लस 3 कैरी, तो 6 4 जा 24, 8 2 जा 16 प्लस 3, तो ये आपके आ गया 43। तो सेकंड डिजिट क्या आ गई? 3। तो आपकी लास्ट 2 डिजिट पता चल गई कि क्या होगी? 3 और 2। तो यहाँ से आप आंसर लगा सकते थे, पर यहाँ पर ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर सारी यूनिट डिजिट डिफरेंट है। तो आप इससे डायरेक्टली बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा? 4032। बाकी इसका स्टैंडर्ड मेथड क्या होता है, और वो आप देखिए ऐसे भी कर सकते थे कि 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं इसमें, तो 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है एरिया का, किसी भी हेक्सागन के एरिया का फॉर्मूला होता है। अब इसको इक्वल रखते हैं, ये निकालते हैं, फिर उसको करने के बजाय ये स्टैंडर्ड मेथड आप यूज़ करिए। अभी स्टार्टिंग में आपको थोड़ी परेशानी होगी इसको यूज़ करने में, लगेगा ये क्या कर रहे हैं हम, पर जैसे जैसे आपको हैबिट बनती जाएगी ये बहुत ईजी हो जाएगा, आप इसको ओरली करने लग जाएंगे। ठीक है, तो इसको अभी से प्रैक्टिस डालिए, जो भी अभी स्टार्ट किया जो हमने भी प्रिपरेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, अ नंबर इज़ फर्स्ट इंक्रीज बाय 16%। किसी भी नंबर को 16% इंक्रीज़ किया गया, फिर उसको दोबारा 14% इंक्रीज़ किया गया, और फिर से उसको 30% डिक्रीज़ कर दिया गया। तो आपसे पूछा गया है कि नेट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इसमें क्या हुआ है। देखिए, पहला तो तरीका है कि आप इसको सॉल्व करें पूरी तरह से, कि कोई भी वैल्यू थी 100, उसको 16% हमने बढ़ा दिया तो होगी 116, फिर अब इसको 14% हमने इंक्रीज़ किया तो ये क्या हो जाएगी। अब देखिए इसको कैसे निकालते हैं, इसका 14% आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे? आपको दिख रहा है इसका 10% क्या होगा? 11.6, 1% क्या होगा? 1.16, तो 4% क्या हो गया? 4.64, तो 14% आपका क्या हो गया इसमें? 4% आपका क्या हो गया? 4.64। अब इसको 14% टोटल आपका हो जाएगा इसका 16.24। ठीक है, अब इसको 16.24 ऐड कर दीजिए, आएगा 1, ये 24 आया, 2, 132.24, और 132.24 को आप 30% रिड्यूस करेंगे। ठीक है, तो आपका 10% यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10% हो जाएगा 13.224, तो 30% आपका क्या हो जाएगा कि 39.67 और 2। ठीक है, ये आपका इतना, अगर अब इसमें अब आपका नेट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कितना हुआ, या आप यहाँ से देखिए कि 132 तो यहाँ पर आप पहुँच गए थे 132.24। अब इसमें इतना अगर आप माइनस करेंगे 132.24 माइनस 39.672, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? अप्रॉक्सीमेटली -7 के आसपास कुछ आ जाएगा। ठीक है, ये आपका अप्रॉक्सीमेटली आंसर हो जाएगा। ठीक है, अप्रॉक्सी नियरेस्ट टू इंटीजर पूछा गया तो ये 7% डिक्रीज़ इसका आंसर हो गया। अब देखिए ये तो था लॉन्ग मेथड। अब इसमें आपको मैं 2 चीज़ें बताता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आपको बहुत ही हेल्प करने वाली हैं, क्योंकि परसेंटेज एक ऐसा चीज़ है जो आपको परसेंटेज ही नहीं, केवल प्रॉफिट लॉस चैप्टर है उसमें काम आएगा, टाइम एंड वर्क में काम आएगा, एवरेज में काम आएगा, मिक्सचर एलिगेशन में काम आएगा, मतलब अर्थमेटिक के जितने भी टॉपिक हैं वो आपको इसमें यूज़ होने वाले हैं। तो परसेंटेज तो बहुत ही आप अच्छे से करिए। देखिए मैं बताता हूँ कि पहला जो तरीका है इसको सॉल्व करने का, मैंने आपको क्या बताया था कि कभी भी कोई भी चीज़ इक्वली इंक्रीज़ हो रही हो और डिक्रीज़ हो रही हो तो हमेशा नेट उसका क्या होता है? डिक्रीज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले 16% बढ़ा, फिर 14% बढ़ा, फिर 30% क्या हो गया? डिक्रीज़ हो गया। तो आपको यहाँ से पता है कि कोई भी चीज़ होगी 100 से 116 होगी, फिर कुछ भी बढ़ेगी, फिर उसका हम 30% घटाएंगे तो नेट हमारा जो होने वाला है वो डिक्रीज़ ही होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर इसको आप अगर कॉन्जिक्यूटिव भी ना मानते, अगर सीरियल मान लेते कि यहाँ पर 30% बढ़ा है, वैसे तो ये 30% से ज़्यादा बढ़ रहा है, आपने देखा होगा कि 100 से 16% बढ़ा तो 116 हो गया, फिर 14% बढ़ेगा तो ये 14 से कुछ ज़्यादा ही बढ़ने वाला है, क्योंकि ये इसकी बेस वैल्यू है। तो बढ़ तो 30 से ज़्यादा रहा है, लेकिन हमने मान लिया कि 30 ही बढ़ रहा है, तब भी आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 130। अब इस पर 13% अगर हम डिक्रीज़ करेंगे तो -39 हो जाएगा। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर हमेशा नेट डिक्रीज़ ही होगा, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। तो ये आंसर तो ऐसे चलेगा।
आपके दो ऑप्शन बचे कि ये हो सकता है और ये हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, इसको भी डायरेक्टली पता करने का एक तरीका है। इसको आप कैसे करेंगे? देखो, ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत हेल्प करता है आपकी। यहाँ से अगर आपने दो ऑप्शन भी एलिमिनेट कर दिए तो एक एग्ज़ाम देते टाइम आपको बहुत सुकून सा मिलने का कि हाँ, दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, अब इसको कुछ ना कुछ करके हम निकाल लेंगे। अब देखिए, इसको करना कैसे है कि जैसे आपने मान लिया कि ऐसे दू 16% है, ये 14% है और 13% है। इसको आप ऐसे करिए कि दो नेट इंक्रीज़ होता है, जो वो ये होता है +16 × 14/100, और फिर इसको करके जो माइनस इसका 30% से आएगा उसको सॉल्व कर लीजिए। और दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट थी वो मुझे ये बतानी थी आपको इस क्वेश्चन में, कि जैसे इस क्वेश्चन में अगर ये भी दिया होता कि 30% पहले हम दिया होता कि 30% इंक्रीज़ किया है, फिर 30% डिक्रीज़ किया है, फिर 16% इंक्रीज़ किया है, फिर 14% इंक्रीज़ किया है, तो आंसर क्या आएगा? आंसर क्या होगा? सेम होगा, जो पहले था वही ये होगा। क्यों? वो आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसे यहाँ पर था कि पहले 16% इंक्रीज़ किया, फिर 14% इंक्रीज़ किया, फिर 30% डिक्रीज़ कर दिया। यहाँ पर हमने पहले 30% डिक्रीज़ कर दिया, फिर 16% इंक्रीज़ किया, फिर 14% इंक्रीज़ किया। तो कभी भी परसेंटेज में क्या होता है कि ऑर्डर जब आप कॉन्जिक्यूटिव ले रहे होते हैं, ठीक है, तो मतलब एक को बढ़ाया फिर उसकी बढ़ी हुई वैल्यू पे दूसरा बढ़ाया, तो जब भी ऐसे सीरीज़ में वैल्यू बढ़ या घट रही होती है तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो आपको ऐसे भी गिवन होता तो आप पहले 16% ही बढ़ाते, फिर 14% बढ़ाते हैं, फिर 13% बढ़ाते। क्यों? क्योंकि देखिए 13% जो है वो आपको हमेशा मतलब ऐसी वैल्यू 10%, 20%, 30% बाद में लेनी है, क्योंकि ये वैल्यू आपकी कोई भी परसेंटेज में वैल्यू आएगी आप इसको ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि किसी भी चीज़ का कितना भी पॉइंट वाला वैल्यू हो, आप उसकी 30% वैल्यू निकाल लेंगे, बहुत ईजी होता है। लेकिन अगर कोई भी पॉइंट की वैल्यू होगी और उसका 16% निकालना होगा तो वो आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा। तो हमेशा ऐसी चीज़ों में ये जो है आपका कि जो सिंपल परसेंटेज है उसको आप एंड में रखिए, और जो सबसे डिफ़िकल्ट परसेंट है वो आप इनिशियली रखिए। कि इसमें देखिए, आप जैसे ऑर्डर उल्टा भी दिया होता तो आपको पहले यही रखने थे, इनमें से कुछ भी रखिए, लेकिन इसको एंड में ही रखिए। अब 100 में कोई भी टब वैल्यू आप परसेंटेज बढ़ाएंगे 23.5% ही बढ़ाएंगे तो आपको पता है कि 123.5 ही आने वाला है। अब इसको आपको अगर दे दिया गया कि 30% रिड्यूस करना है तो आप सीधे सीधे निकाल सकते हैं कि इसका 10% होगा 12.35, तो 3% उसको मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब दिया है प्राइस ऑफ एन ऑयल इज इंक्रीज्ड बाय 20%, हाउएवर इट्स कंजप्शन डिक्रीज्ड बाय 1/3%. व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑन इट? ओके, सो देखिए, आप प्राइस इनटू कंजप्शन क्या होता है? एक्सपेंडिचर। जैसे कोई भी चीज़ आपने 100 की ली और उसको 100 रुपीज़ की ली और 5 kg ली, तो उसका एक्सपेंडिचर आपने कितना किया? 500 रुपीज़ आपने एक्सपेंड किया उस पर। तो अब इसमें गिवन है, पहले बात तो आपको सारे परसेंटेज टू फैक्टर कन्वर्जन पता होने चाहिए। अब जैसे 20% क्या होता है? 20% 1/5 होता है, ठीक है। और 8 1/3% क्या होता है? 8 1/3 12%, 1/12 होता है, ठीक है। ये आपको पता होगा तो आप कर पाएंगे, वरना तो भूल जाइए, ठीक है। तो प्राइस अब दिया है कि 20% इंक्रीज़ हो रहा है, तो अगर ओरिजिनली अगर प्राइस क्या था हमारा 5 था, तो अब क्या होगा? वो प्राइस हो जाएगा 6, और हमारी जो कंजप्शन थी वो अगर ओरिजिनली 12 थी तो अब वो डिक्रीज़ होके क्या हो जाएगी? 11, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर हमारा क्या होगा? मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया 60 और ये हो गया 66। तो यहाँ का परसेंटेज आपको यहाँ से दिख रहा है कि 10% बढ़ा है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इंक्रीज बाय 10%। 14 क्वेश्चन पे आते हैं। रमेश सोल्ड अ बुक एट अ लॉस ऑफ 30%. If he had sold it for 140 more, he would have made a profit of 40%. The cost price of the book is okay. So यहाँ पर गिवन है कि कोई भी अगर बुक है उसकी, हमने मान लिया कि वो बुक का कॉस्ट प्राइस क्या था? 100 रुपीज़, ठीक है।
और उसमें दिया कि उसने 30% की लॉस पे बेची उस बुक को। तो 30% की लॉस पे बेचेंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हमारा हो जाएगा 70। अब दिया है इसमें कि अगर उसने इसकी बजाय अगर 40% प्रॉफिट पे ही बेचा होता, मान लीजिए 100 है तो अपने अगर उसने 40% प्रॉफिट पे बेचा होता तो कितने पे बेचता, 140 पे। पहले गिवन है कि अगर 30% लॉस पे बेचा, ठीक है, लेकिन गिवन अगर इस कंडीशन को ना किया होता और उसकी जगह पे 40% प्रॉफिट पे बेचा होता तो आपको उसने दिया है कि उसने 140 रुपये ज़्यादा बचा लिए होते, उसने 140 पे ज़्यादा बेचा होता। तो अभी यहाँ पर आपको दिख रहा है कि पहले यहाँ पर ये न्यू सेलिंग प्राइस है, पुरानी सेलिंग प्राइस आपकी 70 थी, उसमें आपको दिख रहा है कि 70 यूनिट ज़्यादा है। लेकिन इसमें क्या दिया है कि वो 140 ज़्यादा होती, तो 70 यूनिट को कंपेयर करिए 140 से, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, अब आपको पूछा गया कि कॉस्ट प्राइस क्या है, तो 100 इंटू 2, एक यूनिट की वैल्यू क्या है 2, तो आंसर क्या हो गया आपका 200। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया 15। देखिए 15 क्वेश्चन है हमारा, ये लास्ट क्वेश्चन है कि अमाउंट रिसीव्ड एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर इज इतना, तो व्हाट इज़ द प्रिंसिपल। ठीक है, देखिए आपकी क्वेश्चन समझने की स्पीड अच्छी होनी चाहिए। जैसे आप क्वेश्चन को 3 बार पढ़ रहे हैं और फिर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो ये दिक्कत की बात है। आपको ऐसी हैबिट बनानी है कि आप क्वेश्चन एक बार में ही पढ़ के समझ में आ जाए। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन को करते हैं कि देखिए इसमें जनरली लोग ट्री मेथड यूज़ करते हैं, जिसको नहीं पता है वो मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे जब वीडियो बनाऊंगा उस पर देख लीजिएगा कि कैसे करते हैं। ट्री मेथड बेसिकली ये होता है कि जैसे आपको 10% दिया है तो ये इसका ट्री स्ट्रक्चर होता है, हर परसेंटेज का स्ट्रक्चर होता है। 10 का ये होगा, जैसे ये 3 ईयर का स्ट्रक्चर है, 1 10 10 10 100 100 100 एंड 1000। ठीक है, तो ये आपका अगर प्रिंसिपल है, ये आपका फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल होते हैं फर्स्ट ईयर के लिए। ये आपका सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ये आपका थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, और ये 3 साल का पूरा मिला के कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, तो 1000 की वैल्यू हो गई कितनी, 1331। ये प्रिंसिपल है, ये पूरा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो 3 साल का मिला के प्रिंसिपल प्लस हम कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पर गिवन कितना है, ये गिवन है 1331 की वैल्यू क्या गिवन है, 10648। ओके, तो ये देखिए आपको सीधे दिख रहा है कि ये 8 टाइम्स है इसका, 8 और 8 4 या कैरी 2 24 और 2 ओके 4, हाँ, तो ये आपका 10। ठीक है, ये इसका 8 टाइम है। तो अब आपका प्रिंसिपल, आपने प्रिंसिपल 100 माना था, वो भी 8 टाइम हो जाएगा, तो इसका आंसर यहाँ से आपको आ गया 8000। देखिए ये आपका आंसर हो गया। अभी लेकिन इसको आपको करना ऐसे नहीं है, आपको हमेशा 10%, अभी आपको हमेशा 10% की वैल्यू पता होनी चाहिए कि कोई भी 10% की है, आप उसको सीरीज चला रहे हैं। ठीक है, तो 10% का कभी भी 2 ईयर में जो इंटरेस्ट होता है वो 21% होता है, और 3 ईयर में क्या होता है 33.1% होता है, 4 ईयर में क्या होता है 46.41% होता है। ये कैसे होता है ये मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के चैप्टर में बताऊंगा। जैसे 100 है, 10% लगा तो हो गया एक 110, फिर 10% लगा तो हो गया 121, फिर 10% लगा तो हो गया 133.1%। ठीक है, तो फाइनली आपको कितना मिला 33.1%। ठीक है, यहाँ से आपको डायरेक्टली मिल जाता है, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है पूरा ट्री बनाने की। वो मैं आपको सारे 10% 5% 2% और कुछ इंपॉर्टेंट परसेंट है उसकी परसेंट का डायरेक्टली बता दूंगा कि इसका क्या वैल्यू होती है, इस पर कितना अमाउंट बनता है, वो आपको प्रैक्टिस से खुद ही याद हो जाएगा। तो फिर उसको आपको बार बार ट्री बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो उससे आप डायरेक्टली कर पाएंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी पहली वीडियो, ये जनरली कोई टॉपिक पे नहीं थी। अभी आगे मैं सारे पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, तो उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा जब मैं आपको इनिशियली से समझाना स्टार्ट करूँगा कि कौन सी चीज़ क्यों होती है और कौन सी ट्रिक कहाँ पर लगती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, मैं इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो डालूँगा तो आपको समझ में आएगा कि कैसे पर्टिकुलर टॉपिक को कैसे आगे पढ़ना है। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।